हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। चल। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। सुनो क्या होता है। जब एक शुद्ध विलायक में, किसमें? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाती है। उसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन। ठीक है। चलो लिखते हैं। जब एक शुद्ध विलायक, जब एक शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक से मतलब प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट। जब एक शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का मतलब है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो तो जब एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक, विलायक के हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विलायक के हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। ठीक है। विलायक के हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, इसे विलायक के हिमांक में अवनमन, इसे विलायक के हिमांक में अवनमन, अंग्रेजी में बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। कहते हैं ये। ठीक है। ठीक है बेटा। एक बार पढ़ो तो। जब एक शुद्ध विलायक
शुद्ध विलायक से मतलब प्योर सोलवेंट है ना, में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये क्या होता है हमने पहले भी देखा है, मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक विलायक के हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कमी आ जाती है, ठीक है ना। इसे विलायक के हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। जब एक प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो हिमांक में कमी आ जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, चलो चित्र से समझे, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे याद रखना बेटा, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है ना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। चलो चित्र से समझते, देखो जैसे मान लो ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ना। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक। ठीक, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, चलो ये मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। ये कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है और वहां हमने क्या करा, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है। ठीक, अच्छा अब आप एक बात याद रखना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है ना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को टी नोड एफ से बताते हैं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उसको कैसे बताते हैं, टी नोड एफ से। और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको बताते हैं टी एफ से। किससे बताते हैं, टी एफ से। ठीक है ना, यहाँ पे टी का मतलब है टेम्परेचर और एफ का मतलब है फ्रीजिंग। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे फ्रीजिंग होती है, क्लियर, वो टेम्परेचर जिस पे फ्रीजिंग होती है ना। तो टी नोट एफ ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, और टी एफ ये किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। इतना समझ में आया, अच्छा यहां से कहानी बहुत क्लियर है। देखो हमने क्या लिखा कि जब एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक के हिमांक में कमी हो जाती है, विलायक के हिमांक में क्या हो जाती है, कमी, मतलब कम हो गया। मतलब यूं समझो कि यदि पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले 100 हो, है ना, समझने के लिए 100 हो और बाद में हो जाए 80, पहले 100 हो और बाद में कितना हो जाए 80, पहले 100 हो और बाद में कितना हो जाए 80, तो मैं यही बोलूंगा कि कमी हो गई। जैसे मेरे पास मान लो फिलहाल पहले 100 रुपए थे, ठीक है, कुछ देर बाद 80 हो गए, मतलब कमी हो गई। तो कितनी कमी हुई, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 80 को घटाऊंगा,
तो 20 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमको कमी पता करना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि चूंकि देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो कमी हो गई, कमी हो गई मतलब ये कम है। ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो चूंकि जो टी नोड एफ है वो ज्यादा है किससे, टी एफ से। जो टी नोड एफ है वो ज्यादा है किससे, टी एफ से। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो हम क्या करो, ज्यादा में से कम को घटा दो। तो टी नोड एफ माइनस टी एफ, बोलो इतना समझ में आया। भाई टी नोड एफ ज्यादा है किससे, टी एफ से। तो कितना ज्यादा है, तो कैसे पता चलेगा, टी नोड एफ में से टी एफ को माइनस कर दो, तो टी नोड एफ माइनस टी एफ। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना, डेल टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ टी नोड एफ माइनस टी एफ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेल टी एफ है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। इसी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हिमांक में अवनमन, कितना अवनमन हुआ इससे कैलकुलेट कर लेंगे, नोट करो। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अब एक बात याद रखना, जैसे कल हमने देखा था कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक उसी प्रकार जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब हिमांक में अवनमन, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मैं लिख देता हूं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, डेल टी एफ, हिमांक में अवनमन मतलब डेल टी एफ। मोललता, मोललता मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल एम, मोललता के समानुपाती, समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात, अर्थात हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल टी एफ, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी के। समानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा, और साथ में आता है कांस्टेंट जिसको के एफ से रिप्रेजेंट करता है, और ये मोलालिटी। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम मोललता को क्या लिखते हैं,
मोललता को हम लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। या फिर पहले ये वाला देख लो, मोल अपॉन मास, मोल अपॉन मास, ये मास काय में, केजी में, मोल अपॉन मास, मास काय में, केजी में। फिर मोल को क्या लिखते हैं, मोल को लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यदि मास ग्राम में हो, काय में हो, ग्राम में, ये मास काय में हो, ग्राम में हो, इन ग्राम, है ना। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, 1000, ठीक, ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए यदि मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दूं तो ऐसा हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, है ना, इनटू, अब या तो आप ये रख लो, मोल अपॉन मास, मोल अपॉन मास केजी में, मोल अपॉन मास केजी में, ठीक है, मोल अपॉन मास केजी में। या फिर या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इनटू, ये तो मोल अपन मास केजी में लिख लिया, यदि ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ऊपर 1000 और नीचे ये मास। अभी ये मास काय में है, ये मास ग्राम में है ना, काय में है, ग्राम में, ग्राम में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे यदि हम के एफ की बात करें, के एफ, है ना, तो जैसे के बी होता था ना वैसे ही के एफ होता है, जैसे के बी होता था वैसे ही क्या होता है, के एफ। ये जो के एफ होता है इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, पूरा लिखूं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, टी ए एन टी, कांस्टेंट, है ना, टी ए एन टी, टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, यदि इसकी वैल्यू की बात करें ना बेटा, तो इसकी वैल्यू जल के लिए होती है 1.86, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.86। और यदि आप इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट ऐसे निकालेंगे, देखो, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है केल्विन में, तो केल्विन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये मास काय में है, केजी में, तो केजी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी, केल्विन केजी, और ये जो मोल है ये यहाँ से बटे में आएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट हो गई, ये क्या हो गई, यूनिट, याद रहेगी बात। जो के एफ होता है इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, याद रखना, अलग अलग लिक्विड के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.86, ठीक है, और यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल, ठीक, नोट करो।
ये जो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं ना, ये सोल्यूट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सोल्यूट के लिए, याद रखना। किसके लिए? सोल्यूट के लिए। और ये जो मास हम लेते हैं ना, मास, ये मास होता है सॉल्वेंट का। ये जो मास है ना, ये मास किसका होता है? सॉल्वेंट का, है ना। ये जो मास है, मास किसका होता है? सॉल्वेंट का। और वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट किसका? सोल्यूट का। ठीक, चलो इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, ग्राफ समझने के लिए पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, एक प्रकार का तापमान होता है। ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एक तापमान है। ठीक है, जिस पर जिस पर जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। फ्रीजिंग, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव अवस्था, जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, पढ़ो तो क्या लिखा है? फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, मतलब एक तापमान है जिस पर द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फेस का वाष्प दाब ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड फेस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ना, बराबर हो जाता है। जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, ठोस अवस्था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब द्रव ठोस बनेगा तभी तो फ्रीजिंग होगी। जब हम वाटर को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वाटर बर्फ बन जाता है, यानी कि सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है, तो उसको हम फ्रीजिंग होना बोलते हैं। नहीं, तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है। जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है, लिक्विड को आप यदि कूल करेंगे, क्या करेंगे? कूल करेंगे मतलब और ठंडा करेंगे, तो ये सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। और सॉलिड को आप हीट कर देंगे, क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, तो वापस लिक्विड बन जाएगा। जैसे पानी, पानी को आप कूल करो यानी कि फ्रिज के अंदर रखो तो वो सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड को वापस हीट कर दो, थोड़ा सा गर्म कर दो तो लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है ना? तो लिक्विड अवस्था का जो वाष्प दाब होता है वो यदि ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज और,
जब शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है ना, ये हमने पहले भी देखा है, वाष्प दाब कम हो जाता है। अब वाष्प दाब कम हो जाता है यानी कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो किसका ज्यादा होगा बताओ? जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो किसका ज्यादा होगा? तो शुद्ध विलायक में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है, मतलब शुद्ध विलायक का ज्यादा होगा, है ना। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ना, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। किससे? सॉल्यूशन से। याद रहेगी बात, जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट का किससे, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, किससे? सॉल्यूशन से। ठीक। अच्छा, इसके अलावा यदि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 आएगा, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करें क्या? बस ये ग्राफ बनाने के बाद एक सवाल करेंगे तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा, मतलब फ्रीजिंग हो गई, है ना। और सॉलिड को हीट कर देंगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, वाष्प दाब, है ना। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, है ना। क्या ले लेते हैं? वेपर प्रेशर। और यहाँ पे ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, जब वेपर प्रेशर, सॉरी, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब आप ये बताओ कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है? बोलो, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है? तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर बनेगा, है ना। प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ थोड़ा ऊपर बनेगा, मतलब इस तरह से बना दो। ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, किसका हो गया? प्योर सॉल्वेंट का। अच्छा, सॉल्यूशन का कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा नीचे बनेगा। ये वाला पेन ले लेता है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा नीचे बना दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? सॉल्यूशन का। ठीक है, अच्छा, ये सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट। और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है,
ये जो ग्राफ है ये किसका है, वेपर प्रेशर का है ना। सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे देखो जो सोलवेंट वाला ग्राफ है वो ऊपर है और जो सॉल्यूशन वाला है वो नीचे है, मतलब सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। इतना क्लियर, ठीक। अच्छा, अब मान लो ये वाला ले लेते हैं। अब देखो फ्रीजिंग जो जो सॉल्वेंट है ना, जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है वो जिस वाष्प दाब पे फ्रीज होगा, प्योर सॉल्वेंट जिस वाष्प दाब पे फ्रीज होगा, उसका ग्राफ में यहां से इस तरह से बना देता हूं, मान लो। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट है, कौन, प्योर सॉल्वेंट, वो जिस दाब पे फ्रीज होगा, है ना, वो जिस दाब पे फ्रीज होगा उसका ग्राफ, थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया है, 1 मिनट। मान लो ये है इस तरह से, है ना, ठीक। तो यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट का, थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया यार, इतना झुका हुआ नहीं होता है। ये समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रोजन सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट, ये किसका ग्राफ हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट का। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी फ्रीजिंग हो गई, क्या हो गई, फ्रीजिंग। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है और ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। हम्म, ये वाला ले लेते हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को नीचे खींच के लाते हैं, इसको भी नीचे खींच के लाओ, ठीक है। अच्छा, ये ये किसका है, देखो ये सॉल्यूशन का है, किसका है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन को हम किससे बताते हैं, टी एफ से। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको किससे बताते हैं, टी एफ से। और ये किसका है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का किससे बताते हैं, सॉल्वेंट का हम बताते हैं टी नोड एफ से। किससे बताते हैं, टी नोड एफ से। तो यहाँ पे आप देखो कि सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। और ये किसके लिए होता है, ये सॉल्वेंट के लिए होता है ना, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये, ठीक। तो मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है किससे, सॉल्वेंट से। अच्छा, कितना कम हुआ, तो कमी पता करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा डेल टी एफ का, किसका डिफरेंस आएगा, डेल टी एफ का। जो डिफरेंस आएगा उससे पता चल जाएगा कि फ्रीजिंग में कितनी कमी हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी हो गई, है ना। तो देखो डेल, यहाँ लिख देता हूँ, डेल टी एफ
डेल टी एफ इक्वल टू, ज्यादा कौन है सॉल्वेंट का ज्यादा है तो टी नॉट एफ, और कम किसका है, सॉल्यूशन का कम है तो टी एफ। हमने वही करा है, ज्यादा में से कम को घटाया है। क्या करा है, ज्यादा में से कम को घटा दिया है, ठीक है ना। देखो पीछे देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे क्या करा था, डेल टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ माइनस टी एफ, ज्यादा में से कम को घटाया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये डेल टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ माइनस टी एफ, ज्यादा में से कम को घटा दिया। क्लियर। एक बार पहले ये नोट करो, फिर मैं आपको फिर से समझाता हूँ। नोट करो, चलो बना लिया। देखो सुनो बात को, पहले तो फिर से पढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, एक तापमान है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्लियर। द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्लियर। अच्छा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अच्छा, अभी जो हमारा सॉल्वेंट है ये लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है, ठीक है। हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है, क्लियर। अच्छा, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट का ग्राफ हमने ऊपर बना रखा और सॉल्यूशन का नीचे बना रखा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसकी फ्रीजिंग हो चुकी है, ऐसा सॉल्वेंट जिसकी फ्रीजिंग हो चुकी है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट का। ऐसा सॉल्वेंट जिसकी फ्रीजिंग हो चुकी है, वो ठोस अवस्था में आ चुका है, किस में आ चुका है, ठोस अवस्था में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है, इसकी फ्रीजिंग तब होगी, इसकी फ्रीजिंग तब होगी जब इसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, क्लियर। इस सॉल्वेंट की फ्रीजिंग तभी होगी जब इसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक उसी प्रकार ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसकी फ्रीजिंग भी तभी होगी जब इसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए। कुछ आ रहा है समझ में। ये जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड फेस में है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी लिक्विड फेस में है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख रखा है फ्रोजन सॉल्वेंट। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसकी फ्रीजिंग हो चुकी है, उसकी फ्रीजिंग हो चुकी है। या आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ठोस विलायक को बता रहा है। किसको बता रहा है, ठोस विलायक, ठोस विलायक
ये जो ग्राफ है ना, ये क्या बता रहा है? ठोस विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट वाला ग्राफ है, ये क्या बता रहा है? ठोस विलायक का वाष्प दाब। क्लियर? तो जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, उसकी फ्रीजिंग तभी होगी जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। क्लियर? और जो हमारा सॉल्यूशन है, उसकी फ्रीजिंग भी तभी होगी जब इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। क्लियर? तो जो सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब यहां पे बराबर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? यहां पे। और जो सॉल्यूशन है उसका बराबर कहां पे हो रहा है? यहां पे बराबर हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सर आपको कैसे पता है इसी पॉइंट पे हो रहा है? देखो, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इस पॉइंट पे बराबर हो रहा ना, ये इस पॉइंट पे बराबर हो रहा, और ये इस पॉइंट पे बराबर हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमने नीचे खींचा, इसको थोड़ा सा नीचे खींचा, और इसको भी नीचे खींचा। ठीक है, तो ये किसका है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको टी एफ से बताते हैं, और ये किसका है? सॉल्वेंट का। तो जो सॉल्वेंट का होता है उसको टी नोट एफ से बताते हैं। क्लियर? अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो पीछे है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पीछे है, और सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आगे है। मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो कम होने को ही तो बोलते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कम क्यों हो गया? आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो मिलाने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन का कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो डिफरेंस कितना आया? तो ज्यादा में से कम को घटा दो, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया तो डिफरेंस आ गया। ये जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। इसी को क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक, अच्छा ऊपर लिखूं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। क्लियर? ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल कर ले। एनसीईआरटी का एक सवाल है ना, अभी देख लेते हैं। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना? कितना ग्राम? 45 ग्राम। तेरी की, अरे क्या लिख रहा हूँ? 45 ग्राम, है ना? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 600 ग्राम जल में घोला गया। 600 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल कितने ग्राम जल में घोला गया? 600 ग्राम जल में घोला गया, है ना? बोल रहा है विलयन का हिमांक बताएं।
विलयन का क्या बताएं, हिमांक बताएं। ठीक है, चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले तो विलयन का हिमांक पूछ रहा है, तो हम यहां से लाएंगे डेल टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ माइनस टी एफ। ठीक है, ये क्या होता है हिमांक में अवनमन, ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, है ना। ये सॉल्यूशन के लिए है, ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, और ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, और ये क्या है, अवनमन, अवनमन मतलब कितनी कमी हो गई। ठीक है, अच्छा तो अवनमन तो हम पता कर लेंगे अभी। प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, जल, जल है। तो अभी मैंने बताया था कि जल, जो जल होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि आप केल्विन में लेंगे तो ये आएगा 273.15। कितना आएगा, 273.15। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए यानी कि वाटर के लिए हम लिख सकते हैं 273.15। ठीक, माइनस टी एफ। अब ये जो टी एफ है ये मेरे को पता करना है ना, ये मेरे को पता करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो टी एफ इक्वल टू 273.15, और ये डेल टी एफ को उधर ले चलता है, तो ये प्लस का डेल टी एफ। यहाँ तक का समझ में आया, कुछ नहीं करा मैंने, ये टी एफ को बराबर के इधर ले आया और डेल टी एफ को बराबर के उधर ले गया। ये माइनस का था, बराबर के इधर आया, प्लस का हो गया, ये प्लस का था, बराबर के उधर आया, सॉरी माइनस आएगा, है ना। ये प्लस का था, बराबर के उधर गया तो माइनस का हो गया। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये कैसे निकालते हैं, ये डेल टी एफ, तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, के एफ इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन मास। ये काय में होता है, ग्राम में होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब किसके लिए है, ये सोल्यूट के लिए है ना। और ये जो मास होता है ग्राम में, ये किसके लिए होता है, ये सॉल्वेंट के लिए होता है। क्लियर। अच्छा, तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ कितना होता है 1.86। के एफ कितना होता है, अरे 1.86। वाटर के लिए अभी बताया था ना, वाटर के लिए कितना होता है, कहाँ गया, ये वाटर के लिए कितना होता है 1.86, है ना। तो 1.86। ठीक। अच्छा, वेट कितना दे रखा, तो सोल्यूट हमारा देखो, देखो सोल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। जिसकी मात्रा कम होती है वो सोल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये 45 ग्राम है, जबकि ये 600 ग्राम है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब ये सॉल्वेंट है। ये कम अमाउंट में है, मतलब ये सोल्यूट है। ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा 45। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, देखो CH2 OH OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इसमें देखो कार्बन कितने हैं, एक और एक दो, तो एक का 12, दो का 24, 24 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी दो ही है, एक और एक दो, एक का 16, दो का 32, चलो 32 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन कितने, देखो एक दो, दो चार, दो छः, एक का एक, तो छः का छः, 6 2 8, 6 2 8, 8 4 12, 12 की दो, हाथ का या एक, 3 2 5 और एक 6। क्लियर। 6 2 8, है ना, 6 2 8 और 8 4 12, 12 की दो, हाथ का या एक, 3 2 5 और एक 6, मतलब 62 ग्राम। कितना ग्राम, 62 ग्राम, 62 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लो 62 इंटू ऊपर 1000, ऊपर 1000, और वाटर का मास कितना है 600, कितना है 600। ठीक है, ये पूरा आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा,
ये आप सोल्व करेंगे तो आएगा 2.2 केल्विन, है ना, आराम से कर लेना घर पे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.2 केल्विन। ठीक, मैं भी करवा देता लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अच्छा, अब ये डेल टी एफ कितना आया, 2.2 आया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो 273.15 माइनस 2.2 इसको माइनस करें, देखो ऐसे माइनस कर लेना। 273.15 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 2 और इधर क्या है 2, ठीक है ना। ये 0, 5 में से 0 गया, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा। अच्छा ये नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ ले लो, 11, 11 में से 2 गया 9, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 2 गई 0, यहाँ कितना बचा 27, मतलब 27.95, 27.0.95, ठीक है। ये केल्विन में आएगा, क्या में आएगा, केल्विन में। ठीक, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो कितना आया 270.95 केल्विन आया। कितना आया 270.95। अब देखो प्योर सॉल्वेंट का, देखो प्योर सॉल्वेंट का कितना था, प्योर सॉल्वेंट का था 273.15, जबकि सॉल्यूशन का कितना आया 270.95, मतलब प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का कम हो गया। प्योर सॉल्वेंट का 273 है जबकि ये 270 है, ठीक है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, इसीलिए तो बोलते हैं हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में कमी हो गई। क्लियर, नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय राम जी की।